हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं दीप्ति सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो बेटा हम लोग 2013 के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 15 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग 16वें प्रश्न से अपने क्लास की शुरुआत करेंगे। तो जो बच्चे 2013 का पार्ट 1 नहीं देखे हैं वह पार्ट 1 ज़रूर देख लें। तो बेटा क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास को एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बेटा बिना देर किए हुए हम अपने आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का ये रहा हम लोगों का पहला प्रश्न, यानी कि पिछले क्लास में हम लोग 15 प्रश्न कर लिए थे। आज से 16वें प्रश्न से शुरुआत कर रहे हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि समीकरण 2 की पावर x प्लस 5 बराबर 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 12 में x का मान बताना है। अब इसमें क्या करना है बेटा, अब एक चीज़ देखिएगा आप लोग, अगर a पावर m इंटू a पावर n होता है तो इसके बराबर क्या होता है, a पावर m प्लस n होता है कि नहीं होता है। अगर आधार समान है तो घात जुड़ जाता है। तो जैसे यहाँ देखिए a पावर m प्लस n है, इसके बराबर हम लोग a पावर m इंटू a पावर n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग इस प्रश्न में करेंगे। इस प्रश्न में कैसे करेंगे, जैसे ये 2 की पावर x प्लस 5 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 5। ये हम लोग उस फॉर्मूले से लिख सकते हैं ना, जो 1 की पावर m इंटू a पावर n होता है a पावर m प्लस n, वैसे ही हम लोग 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब बराबर ये 2 की पावर x प्लस 3 है तो इसको भी हम लोग बेटा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। प्लस 12 है तो प्लस 12 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब ये जो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 है इसका हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 5, और ये 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 बराबर 12 है तो हम लोग बराबर 12 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर x कॉमन है, 2 की पावर x इसमें भी है और यहाँ भी है, तो 2 की पावर x हम लोग कॉमन कर लेंगे। अब बचेगा क्या बेटा, जब इस संख्या में 2 की पावर x से भाग करेंगे तो 2 की पावर x से 2 की पावर x कटेगा, बचेगा कितना, 2 की पावर 5। बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब इस वाली संख्या में 2 की पावर x से जब हम लोग भाग करेंगे तो 2 की पावर x से 2 की पावर x कटेगा, बचेगा कितना, 2 की पावर 3। अब आगे बराबर 12 है तो बराबर 12 हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए ये 2 की पावर x इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 32। 2 का गुणा 5 बार, माइनस 2 की पावर 8, 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 हो गया, बराबर 12 है तो बराबर 12 लिख देंगे। अब 2 की पावर x बराबर ये हो गया बेटा 12 बटा ये 32 माइनस 8, यानी 32 में से जब हम लोग 8 घटाएंगे तो 24 आएगा, और 2x जो 24 है 2x के साथ गुणे में है तो इसका पक्षांतर भाग हो जाएगा, यानी 12 बटा के 24 हो जाएगा। तो ये 12 का नम 12, 12 दूना 24, यानी हमें मिला क्या, हमें मिला 2 की पावर x बराबर 1 बटा 2। अब आगे देखिए ये 2 की पावर x है, इसको तो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, बराबर ये 2 की 1 बटा 2 जो है, ये 2 की पावर 1 हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है। तो अब 2 की पावर 1 जो है, जैसे ये एक फॉर्मूला होता है कि 1 बटा a पावर m बराबर क्या होता है, a की पावर माइनस m, यानी जो घात में संख्या होती है वो माइनस में हो जाती है अगर हम संख्या को ऊपर ले जाते हैं। ऐसे ही 1 बटा 2 की पावर 1 है, तो जब 2 लिखेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, -1। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि देखिए बेटा यहाँ आधार में यहाँ भी 2 है
और आधार में दाएं पक्ष में भी 2 है। यानी जब आधार दोनों पक्षों का समान है तो हम लोग घात की तुलना कर देंगे। तो घात की जब तुलना करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, -1। दोनों पक्षों का आधार समान है, दोनों पक्षों का आधार 2 है, तो जब आधार समान होता है तो घात की तुलना कर देते हैं, और घात की जब तुलना करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, -1। हमसे x की वैल्यू ही पूछा है तो x बराबर आ गया -1, यानी कि हम लोगों का ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17। 17 क्या कह रहा है, 17 कह रहा है कि यदि व्यंजक x² - 2ax + a² को x + a से भाग दिया जाए तो शेष 4 बचता है, तो a का मान बताना है। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, अब सबसे पहले आप लोग एक चीज़ का ध्यान दीजिए, ये देखिए x + a, यानी हम भाग किससे दे रहे हैं, x + a से, तो x + a से भाग दे रहे हैं तो यानी x + a बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये हुआ बेटा शेषफल प्रमेय से। तो जब x + a बराबर 0 हो गया तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा -a। इस a का हम लोग पक्षांतर कर दिए तो कितना आ गया, x बराबर -a। अब ये जो व्यंजक हमें दिया है, हमें x² - 2ax + a², यहाँ हम लोग x के स्थान पर क्या रख देंगे, -a। तो चलिए रखते हैं, x² है तो x² की जगह क्या हो जाएगा, -a²। ये -a² हो गया। अब -2 है तो -2a ऐसे ही लिख देंगे, गुणा x की जगह हम लोग क्या रख देंगे बेटा, -a, क्योंकि x बराबर -a आया है तो x की जगह हम लोग रख देंगे -a। अब आगे +a² है तो +a² लिख देंगे। अब बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, जो शेष रहता है, यानी जो शेष बचता है उसको हम लोग बराबर में लिखते हैं। अगर यहाँ 4 की जगह चाहे जो भी संख्या दिया रहता, यानी जो शेष दिया रहता है बेटा उसी को हम लोग बराबर में लिखते हैं। तो बस अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो a², ये माइनस का स्क्वायर यानी माइनस का गुणा जब माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a²। अब यहाँ देखिए -2a और इंटू -a है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 2a का गुणा जब a में करेंगे तो 2a² हो जाएगा, +a² है तो +a² लिख लेंगे, बराबर 4 है। अब देखिए ये a² 1 और a² 2, 2 1 3 और 3 और 1 4, यानी ये हो गया 4a² बराबर 4। तो 4a² बराबर 4 आ गया। अब 4 से 4 कट गया तो a² के बराबर कितना बचा बेटा, 1। अब a² बराबर जब 1 बचा तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये रूट में 1 हो जाएगा, तो a बराबर कितना आएगा, ये +-1 आएगा। रूट में 1 होता है, जब उसको बाहर निकालते हैं तो +-1 आता है, यानी a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, +-1। तो +-1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए 18वें प्रश्न पर चलते हैं। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, 18वां प्रश्न कह रहा है बेटा कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते हुए +10 - 50 का मान है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि ये -50 अभी छोड़ देते हैं, 1 से 10 तक की संख्या लेते हैं। तो 1 से 10 तक मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि देखिए 1 से 10 तक लगातार संख्या है। तो लगातार संख्याओं के लिए क्या, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग बराबर कितना होता है, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग बराबर होता है बेटा n × n + 1 बटा 2। ये प्रथम n धन पूर्णांकों का योग होता है n × n + 1 बटा 2। यहाँ n क्या होता है बेटा, n होता है टोटल पद। तो टोटल पद 1 से लेकर अभी 10 तक हम लोग ले रहे हैं, 50 को तो अभी छोड़ दे रहे हैं क्योंकि 50 तो बहुत आगे की संख्या है। तो n बराबर जब 10 लेंगे, टोटल पद 10 है, तो n बराबर जब 10 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 गुणा n + 1 का मतलब 10 + 1, यानी ये 11 बटा 2। तो 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, 11 × 5 =
55, ये आ गया 55। यानी कहने का मतलब ये 1 से लेकर 10 तक का मान जब हम लोग निकाले तो कितना आया 55। तो 1 से 10 तक के स्थान पर हम लोग 55 लिख देंगे। आगे ये -50 है तो -50 लिख देंगे। अब 55 में से 50 निकालेंगे तो कितना बचेगा 5, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 5। सबसे पहले 1 से 10 तक की संख्या को हल करेंगे, उसके बाद जितना आएगा उसमें से 50 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा 5। तो 5 बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं। 19 क्या कह रहा है? 19 कह रहा है कि यदि प्रेक्षणों x प्लस 3 x प्लस 5, ये x प्लस 5 बेटा एक ही बार है, x प्लस 7 x प्लस 10 का माध्य 9 है, तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य है। माध्य का मतलब क्या होता है बेटा? माध्य यानी मध्य पद, वही हमारा जो औसत होता है, औसत मध्यमान को दर्शाता है। तो सबसे पहले औसत निकाल लेते हैं। औसत बराबर क्या होता है बेटा? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? पदों का योग। तो औसत हमारे मध्यमान को दर्शाता है, तो मध्यमान हमारा 9 दिया है, यानी औसत के स्थान पर 9 रखेंगे। 9 बराबर हो जाएगा, यानी औसत बराबर, तो औसत के स्थान पर 9 आ गया। कुल पदों का योग, यानी ये जो पद दिया है x प्लस, दूसरा पद है x प्लस 3 और x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 10 बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है बेटा? 1 2 3 4 5, यानी पदों की संख्या कितनी है? 5। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अब क्या करेंगे? अब ये 9 गुणा 5 कर लेंगे, ये 5 यहाँ 9 के साथ गुणे में आ गया, बराबर। अब इसको जोड़ लेंगे सबको, तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी ये 5x प्लस, अब इन सबको जोड़ेंगे तो 5 3 8 10 8 18 19 20 5 25, ये हो गया बेटा 25। अब 5 को तो हम लोग यहाँ 9 के साथ गुणे में लिख लिए हैं, तो अब आगे क्या करेंगे? ये 5x बराबर हो गया बेटा, ये 9 पचे 45 और -25 कैसे आया? इस 25 का पक्षांतर किए हम लोग तो आ गया -25। अब 5x बराबर कितना आएगा? ये 45 में से जब 25 निकालेंगे तो 5 में से 5 गया 0 और 4 में से 2 गया 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 चौके 20, यानी x बराबर हमारी वैल्यू आ गई 4। हमसे पूछा क्या है प्रश्न में? हमसे पूछा है कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य। तो सबसे पहले हम अंतिम 3 प्रेक्षण निकालते हैं। जब अंतिम 3 प्रेक्षण निकाल लेंगे तो उसका माध्य हम लोग निकाल लेंगे। माध्य मतलब वही औसत। तो सबसे पहले अंतिम 3 पद निकालते हैं। तो अंतिम 3 पद कौन सा है? x प्लस 5 सबसे पहला है, तो x की वैल्यू आई है 4। अब x प्लस 5 है तो x की जगह जब हम लोग 4 रख देंगे तो 4 प्लस 5 आ जाएगा 9, यानी हमारा पहला पद हुआ 9। अब दूसरा पद क्या है? x प्लस 7, तो x की जगह जब 4 रखेंगे तो 7 और 4 कितना आ गया? 11। आगे x प्लस 10 है, तो x की जगह जब 4 रखेंगे तो 4 और 10 कितना हो गया? 14, यानी अंतिम 3 प्रेक्षण जो हैं वो हमारे 9 11 और 14 आ गए। अब हमसे माध्य पूछा है अंतिम 3 प्रेक्षण का, तो माध्य बराबर क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग। तो पद हमें कौन कौन से मिले? हमें मिले 9 11 और 14। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। संख्या कितनी है? 3। ये 1 2 3 ही पद तो हैं, तो संख्या के स्थान पर क्या आ गया? 3। अब 9 11 14 इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा? 4 1 5 3 34 आ गया। 34 बटा के 3। 9 प्लस 11 प्लस 14 जब आप लोग जोड़ेंगे तो आएगा 34। 34 बटा के 3, और 34 में जब हम लोग 3 से भाग करेंगे तो ये 3 एकन्नम 3 3 एकन्नम 3, 1 शेष बचा तो ऊपर लिखेंगे बटा
3, यानी 11 सही 1/3, यही हमारा आंसर आया। तो 11 सही 1/3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, यानी हम लोगों का ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं। 20 क्या कह रहा है? 20 कह रहा है बेटा कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो यह है समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत और पतंग। अब देखिए, जो विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये बेटा दो चीज़ें हैं। जैसे ये देखिए, एक होता है वर्ग और एक होता है समचतुर्भुज। वर्ग को यही थोड़ा सा घुमा दें ऐसे तिरछा सा, तो यही हमारा समचतुर्भुज होता है। तो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो भी एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी ये कोण हमारा समकोण 90 अंश होता है, और समचतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, यानी समकोण पर काटते हैं। तो एक वर्ग हो गया और समचतुर्भुज, इनके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी ये जो कोण बनेगा ये हमारा 90 अंश का होगा। तो ऑप्शन में वर्ग तो है नहीं, समचतुर्भुज है, तो यानी हम लोगों का समचतुर्भुज जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। 21 का जवाब आप लोग दीजिए, क्योंकि 21 बहुत ही आसान प्रश्न है। आसान कैसे है चलिए देखते हैं। दिया है कार्तीय तल में बिंदु -2 -3 किस चतुर्थांश में है। अब चतुर्थांश तो आप लोग सभी को पता होगा। चतुर्थांश क्या होता है बेटा? ये है हम लोगों का चतुर्थांश, ऐसे ही तो होता है। यह x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। अब चतुर्थांश में क्या होता है बेटा? ये हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश होता है और ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश होता है। तो इसमें क्या देखते हैं, प्रथम चतुर्थांश में दोनों पद प्लस प्लस होते हैं, यानी प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, द्वितीय में होता है बेटा पहला माइनस दूसरा प्लस, और तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस होते हैं, और चतुर्थ चतुर्थांश में पहला प्लस दूसरा माइनस होता है। तो हमसे प्रश्न में कहा है कि बिंदु -2 और -3, ये -2 -3, यानी दोनों पद हमारे माइनस माइनस में है। तो माइनस माइनस जो है किस चतुर्थांश में है? ये देखिए तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस है, यानी ये जो -2 और -3 है वह किस चतुर्थांश में आएगा? तृतीय चतुर्थांश में आएगा। तो तृतीय चतुर्थांश किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22। 22 क्या कह रहा है? 22 कह रहा है बेटा कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, सबसे पहले उसकी कुल यात्रा पूछा है तो हमने कुल यात्रा x मान लिया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि ट्रेन से 2/5वां भाग, यानी सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। नोट क्या करेंगे? ट्रेन से कितना करेगा? 2/5वां, उस जो उसकी पूरी यात्रा है उसकी कुल यात्रा हमने x मान रखा है, तो x का 2/5 भाग वह ट्रेन से चल रहा है। तो ट्रेन बराबर कितना हो जाएगा? x का 2/5वां का मतलब 2/5, यानी 2/5वां भाग। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2x/5। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि 1/3 बस द्वारा, अब आगे बस वाला लिख ले रहे हैं हम लोग, तो बस बराबर कितना हो जाएगा? x का 1/3, या बस द्वारा जो चल रहा है वह हमारी पूरी यात्रा का 1/3 चल रहा है ना। तो x का 1/3 का मतलब x गुणा 1/3, तो ये हो जाएगा x/3। अब आगे कह रहा है कि 1/4 कार से, अब आगे हम लोग कार वाला नोट कर लेते हैं। तो कार कह रहा है कि 1/4, अब जो कार से चलेगा वो भी हमारी पूरी यात्रा का 1/4 चलेगा, यानी जो हमारी कुल यात्रा है उसका 1/4 वह कार से चलेगा। तो कुल यात्रा का 1/4 का मतलब x का 1/4, x का 1/4 कितना आ गया? x/4।
अब कह रहा है कि शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल चला, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है। हमने अब शेष यात्रा उसकी कैसे निकाल ले रहे हैं, जो वह शेष यात्रा चला है उसको पहले निकाल लेते हैं। तो शेष यात्रा कैसे निकालेंगे बेटा, हमने कुल यात्रा यक्स मानी है, ये मैं आपको लिख के बता रही हूँ, ये हम शेष यात्रा लिख लेंगे। तो शेष यात्रा कैसे निकलेगी, हमने पूरी यात्रा यक्स मान रखा है। अब पूरी यात्रा में ये ट्रेन वाला, बस वाला और कार वाला यदि तीनों माइनस कर दे तो जो शेष यात्रा बची है वो हमारी आ जाएगी, यानी कुल यात्रा उसकी यक्स है। कुल यात्रा हमने यक्स मान रखा है, तो यक्स में से अगर हम लोग ट्रेन, बस और कार वाली यात्रा यदि हम लोग माइनस कर दें तो जो बाकी शेष यात्रा बची है वो हमारी आ जाएगी। तो यक्स में हम लोग माइनस करेंगे ट्रेन वाली यात्रा, यानी ये 2x/5, वापस से माइनस करेंगे बेटा x/3, अब वापस माइनस करेंगे क्या, x/4, यानी ये कुल यात्रा में से हम लोग ये ट्रेन, बस और कार वाली यात्रा माइनस कर देंगे। अब इन सबको हल करेंगे। इन सबको हल कैसे करेंगे बेटा, इनका एलसीएम लेके। इनका एलसीएम कितना आएगा, 4 3 12 25 60, इनका एलसीएम आएगा बेटा 60। अब एलसीएम 60 आ गया तो यक्स अकेले है, इसके बटा 1 हम लोग लिख सकते हैं। अब हर का भाग हर में, यानी 1 का भाग 60 में करेंगे 60 बार जाएगा, 60 का गुणा यक्स में करेंगे तो 60 यक्स हो जाएगा। आगे माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब ये 12 25 60, यानी 5 का भाग जब हम लोग 60 में करेंगे तो 12 बार जाएगा और 12 का गुणा 2 यक्स में तो 12 दूना के 24 यक्स। अब फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ये माइनस लगाने के बाद 3 का गुणा जब हम लोग 3 का भाग जब हम लोग 60 में देंगे तो 3 दूना के 6, 20 बार जाएगा। 20 का गुणा यक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा 20 यक्स। आगे माइनस है बेटा, माइनस लगा देंगे। अब 4 का भाग जब हम लोग 60 में करेंगे तो 15 बार जाएगा, 15 चौके 60, और 15 का गुणा यक्स में करेंगे तो ये आएगा 15 यक्स। अब आगे क्या करेंगे, अब देखिए ये 60 यक्स तो सबसे पहले ऐसे ही लिख ले रहे हैं, माइनस ये देखिए -24 यक्स, -20 यक्स, -15 यक्स, तीनों माइनस में है, यानी कि ये तीनों जुड़ जाएंगे। तो जब तीनों जोड़ेंगे तो 5 4 9, 2 2 4 1 5, ये आ गया 59 यक्स बटा के 60, ये आ गया। आप क्या करेंगे, 59 में से 60 में से 59 निकालेंगे तो 1 यक्स बचेगा, यानी ये आ गया यक्स बटा 60। अब क्या करेंगे, ये किसके बराबर है, 3 के। ये देखिए प्रश्न में दिया है ना कि शेष 3 किलोमीटर की दूरी वह पैदल चलता है, तो यक्स बटा 60 बराबर 3 हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये 60 का 3 में गुणा होगा, 6 3 के 18, यानी 180 किलोमीटर। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 180 किलोमीटर। तो कुल यात्रा जब हम लोग यक्स माने हैं तो यक्स की वैल्यू जब 180 किलोमीटर आ गई तो यानी हमारा आंसर, ये कुल यात्रा पूछा ही है कि कुल दूरी कितनी है, तो यक्स की वैल्यू 180 आ गई, यानी 180 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, यानी कि हम लोगों का ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसको आप लोग एक तरीके से और लगा सकते हैं, वो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। सबसे शॉर्ट ट्रिक कौन सी है कि हमने मान लिया जो कुल यात्रा है, हमने माना कि यात्रा, ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। हमने मान लिया कि माना यात्रा 1 यूनिट है, ये यूनिट में मानेंगे। हमने माना कि यात्रा 1 यूनिट है। अब क्या करेंगे, ये पूरी यात्रा 1 यूनिट है तो 1 में से हम लोग ये 2/5, यानी ये 2/5 भाग, और आगे माइनस करेंगे 1/3, 1/3 मतलब 1/3 माइनस 1/4, ये करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 1/60। जब इसको आप लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 1/60 यूनिट आएगा। तो 1/60 यूनिट बराबर 3 है, ये 3 किलोमीटर शेष बच रहा है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा,
ये 60 का गुणा 3 में हो जाएगा, 6 18 180। तो 1 यूनिट हमने यात्रा में पूरी मानी है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 180 किलोमीटर, यानी 180 हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया। तो आप इस तरीके से भी इस सवाल को लगा सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं। 23 क्या कह रहा है? 23 कह रहा है बेटा कि x + 1/x = 5, तो x² + 1/x² का मान बताना है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो x + 1/x = 5 दिया है, इसके दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग कर देते हैं। तो जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1/x का वर्ग और बराबर 5 का वर्ग। दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया। अब वर्ग करने के बाद ये देखिए, ये जो x + 1/x का होल वर्ग हुआ है, यह a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो अब उसी फॉर्मूले पे हम लोग इसका मान रखेंगे। तो a² की जगह कितना आ जाएगा बेटा, x² + b² की जगह आ जाएगा 1/x² + 2ab। तो 2 करेंगे इंटू a इंटू b करेंगे तो x से x कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, बराबर 5 का वर्ग करेंगे तो 5 × 5 = 25 आएगा। अब x² + 1/x² बराबर यह 25 हो गया, और 2 का पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। अब क्या करेंगे, x² + 1/x² बराबर 25 में से हम लोग 2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 23। यानी x², ये हमसे पूछा है x² + 1/x², तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 23। 23 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, उसके बाद इसको a + b का होल स्क्वायर से, इसको हम लोग a + b का होल स्क्वायर के सूत्र पर इसका मान रख देंगे। तो बस मान रखने के बाद आंसर हम लोगों का आ जाएगा। तो प्रश्न संख्या 24 पर चलते हैं। 24 क्या कह रहा है, 24 कह रहा है बेटा कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प x + y का होल क्यूब - x³ + y³ का गुणनखंड है। अब देखिए, ये x + y का होल क्यूब, इसको हम लोग a + b का होल क्यूब वाले फॉर्मूले से इस पे रख रहे हैं। तो x + y का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, x³ + y³ + 3xy, और ब्रैकेट में क्या होता है, x + y। फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab, और ब्रैकेट में होता है a + b। तो वही x + y का होल क्यूब हम लोग रख दिए, तो हो गया x³ + y³ + 3xy x + y। आगे माइनस है, माइनस लगा के ये x³ लिखेंगे, और इस माइनस का गुणा जब अंदर होगा, मैंने आपको बताया था ना कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह हो तो ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये y के साथ जो प्लस है वो भी हो जाएगा -y³। अब देखिए, यहाँ x³ प्लस में है, यहाँ माइनस में, ये कट गया, y³ प्लस में है, y³ माइनस में, ये कट गया। बचा कितना हमारे पास बेटा, 3xy बचा, और बीच में गुणा हम लोग लिख सकते हैं, और कितना बचा, x + y, यानी 3xy बचा और x + y बचा। तो पूछा है हमसे का गुणनखंड है। अब ये जो संख्या दिया हुआ है, यानी ये जो व्यंजक है x + y का होल क्यूब - x³ + y³, इसका एक गुणनखंड तो 3xy है और एक गुणनखंड x + y है। तो ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन में कौन सा दिया है। तो ऑप्शन में देखिए 3xy दिया है, यानी ये जो व्यंजक हमें दिया है इसका 2 गुणनखंड है, एक तो 3xy ये है और दूसरा x + y है। तो 3xy ऑप्शन में दिया है, तो यानी हम लोगों का ऑप्शन जो है 3xy वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25। 25 क्या कह रहा है बेटा, 25 को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 25 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट कैसे है, ये देखिए प्रश्न कह रहा है कि n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक है। तो अब देखिए बेटा, प्रश्न कह रहा है कि n भुजा वाले बहुभुज,
n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से। सबसे पहले आप लोग क्या ध्यान देना, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि किसी भी बहुभुज में किसी एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या भुजाओं से हमेशा 3 कम होती है। किसी भी बहुभुज में किसी एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या भुजाओं की संख्या से हमेशा 3 कम होती है। कैसे कम होती है, चलिए देखते हैं। जैसे ये हम लोग सबसे पहले एक आयत ले लेते हैं, चतुर्भुज। ये एक चतुर्भुज ले लिए। अब यहाँ से किसी भी एक शीर्ष को आप लोग पकड़िए। जैसे मान लीजिए मैं ये ऊपर वाला शीर्ष पकड़ रही हूँ, यहाँ से अगर हम लोग एक विकर्ण खींच रहे हैं, यानी स्वतंत्र विकर्ण खींचना है कोई। अब आप चाहे तो यहाँ से भी एक विकर्ण खींच सकते हैं, लेकिन देखिए ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है ना, तो हमें स्वतंत्र विकर्ण, यानी जब कोई एक शीर्ष लेंगे तो उससे हम स्वतंत्र विकर्ण खींचेंगे। तो स्वतंत्र विकर्ण खींचने से जब कोई एक शीर्ष लेकर खींचेंगे तो वो भुजाओं की संख्या से 3 कम होती है। 3 कम कैसे होगी, जैसे इसमें हमारी भुजा कितनी है, 1 2 3 4, ये 4 भुजा है, तो 4 भुजा में से 3 कम कर देंगे, यानी कह रहा है ना कि भुजाओं की संख्या से हमेशा 3 कम होती है। तो भुजा 4 है, 4 में से जब 3 करेंगे तो कितना आएगा, 1। और देखिए ये चतुर्भुज में एक ही विकर्ण तो बना, तो विकर्ण की संख्या कितनी आ गई, 1। ऐसे ही मान लीजिए अगर हम पंचभुज ले रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारा पंचभुज हो गया। अब किसी एक शीर्ष को पकड़कर हम लोग विकर्ण खींच रहे हैं। देखिए अगर हम लोग इसको मान ले रहे हैं शीर्ष, तो यहाँ से एक विकर्ण खींचेंगे यहाँ और एक विकर्ण खींचेंगे यहाँ। 2 ही विकर्ण खींचेगा, तीसरा नहीं खींचा जा सकता। तीसरा अगर हम लोग खींचेंगे तो वो एक दूसरे को काट देगा। हमें स्वतंत्र विकर्ण खींचना है। तो अब देखिए भुजा कितनी है, भुजा कितनी है, 5। और मैंने आपको बताया कि भुजाओं की संख्या से 3 कम होता है, तो 5 में से जब हम लोग 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। यानी ये देखिए 2 विकर्ण खींचा गया कि नहीं, तो 2 आ गया। कहने का मतलब कि किसी भी बहुभुज में यदि किसी एक शीर्ष से खींचा गया विकर्ण है तो विकर्णों की संख्या हमेशा जो है भुजाओं की संख्या से 3 कम होगी। अब हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है कि n भुजा वाले, तो हमेशा 3 कम होगी। अगर 4 भुजा थी तो 4 में से हम लोग 3 माइनस किए, 5 भुजा थी तो 5 में से 3 माइनस किए। ऐसे ही n भुजा दिया है प्रश्न में, देखिए दिया है ना कि n भुजा वाले, तो बस कुछ करना है नहीं, n में से हम लोग 3 कम कर देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया ना कि भुजाओं की संख्या से 3 कम होती है, तो भुजा हमारी n दी हुई है, तो n में से हम लोग 3 कम कर देंगे, तो n-3 हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यदि बेटा अगर पूछे कि किसी भी बहुभुज में टोटल विकर्णों की संख्या क्या है, तो टोटल विकर्ण हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, टोटल विकर्ण हम लोग ज्ञात करते हैं, ये टोटल विकर्ण के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ये जब अगर एक शीर्ष को पकड़कर हम लोग विकर्ण ज्ञात कर रहे हैं, तब तो ये भुजा से बस 3 कम कर देना है, बाकी कुछ करना है नहीं। जितनी भुजा है -3 कर देंगे तो विकर्ण की संख्या हमारी आ जाएगी। और अगर टोटल विकर्ण पूछे तो टोटल विकर्ण में भुजा -3 तो करेंगे ही, और आगे क्या कर देंगे, आगे गुणा करेंगे बेटा भुजा बटा 2 से, आगे भुजा बटा 2 से गुणा कर देंगे। अब कैसे, देखिए जैसे अभी आपसे पूछे कि इस चतुर्भुज में कुल कितने विकर्ण हैं, तो एक ये है और एक ये, इसको क्रॉस करते हुए एक और विकर्ण बनेगा ना। तो अब इस फॉर्मूले पे रखिए भुजा -3, भुजा कितनी है 4 -3 ये आ गया, और गुणा करना है भुजा बटा के 2, तो भुजा कितनी है 4 बटा के 2, ये देखिए 2 दूना के 4 आ गया, और 4 में से 1 जब निकलेगा, 4 में से 3 जब निकलेगा कितना आएगा 1, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 2। तो यानी टोटल विकर्ण कितने हो गए 2। ये देखिए एक विकर्ण यहाँ से खींचा गया और एक विकर्ण यहाँ से, यानी इसमें टोटल विकर्ण कितने होंगे 2। तो याद रखिएगा टोटल जब निकालना हो, यानी विकर्णों की संख्या टोटल में निकालनी हो, तो भुजा -3 गुणा भुजा बटा 2 करेंगे।
और अगर किसी एक शीर्ष से पूछे कि किसी एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या, तो बस उसमें कुछ करना है नहीं, भुजाओं की संख्या से हमेशा 3 कम कर देना है, तो वही हमारे विकर्ण आ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26। 26 क्या कह रहा है? 26 कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, दुकानदार 5% की छूट देता है। तो सबसे पहले अंकित मूल्य 500 है, 500 रुपये है और 5% की छूट पर हम लोग निकाल ले रहे हैं। तो 500 पर 5% की छूट दे रहा है, यानी 100% तो हम लोग मानते हैं, कोई भी वैल्यू हो उसको हम लोग 100% मानते हैं। तो 5% की छूट दे रहा है, यानी वो बचा कितना? 95। तो 95% बचा, तो 95/100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो गया 5 पच्चे 25, 9 पच्चे 45 और 46 47, ये हो गया 475 रुपये। 5% की छूट पर जो पैसा आया वो कितना आया? 475 रुपये। अब आगे कह रहा है कि फिर भी 25% लाभ कमाता है, वह दुकानदार जो है फिर भी 25% का लाभ कमाता है, यानी 5% की वो छूट भी दे रहा है, उसके बाद 25% वह लाभ भी कमा रहा है। तो सबसे पहले हमने पूछा है वस्तु का लागत मूल्य क्या है, तो हमने मान लिया कि लागत मूल्य यक्स है, ये हमने मान लिया कि लागत मूल्य यक्स है। अब 25% पर निकालेंगे जब, तो 25% पर लागत मूल्य कितना था उसका? यक्स था। तो यक्स का 25% वो लाभ कमा रहा है। ये देखिए कि 25% वो प्रॉफिट में है, यानी जब 25% वो लाभ कमाएगा तो 125 हो जाएगा। 100% का हमारा होती है वैल्यू, 100% की वैल्यू होती है, तो 25% जब वो लाभ कमा रहा है तो वो 125% हो जाएगा। तो 125 का मतलब हो गया 125/100, ये हो गया 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, ये बराबर हो जाएगा बेटा, ये जो हमारी वैल्यू निकली है 500 का 5%, वो हो जाएगा 475। बराबर में हम लोग क्या लिख देंगे? 475। अब क्या आ जाएगा? अब ये देखिए यहाँ से 5x बराबर ये 4 का गुणा 475 के साथ हो जाएगा। 4 का गुणा 475 के साथ, ये 4 जो तिर्यक गुणा होगा तो 4 का गुणा 475 के साथ हो जाएगा। अब x बराबर आ गया 4 गुणा 475, ये 475/5। अब ये देखिए 5 9 45 और 5 5 25, तो x बराबर कितना आ गया बेटा? ये 4 पंचे 20 और 9 चौके 36 37 38, यानी ये आ गया 380 रुपये। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 380। और हमसे पूछा है वस्तु का लागत मूल्य। लागत मूल्य हमने कितना माना है? यक्स। तो यक्स की वैल्यू जब 380 रुपये आ गई तो लागत मूल्य हमारी कितनी हो गई? 380। 380 यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 27 पर चलते हैं। 27 क्या कह रहा है? 27 देखिए, 27 देखने में सवाल बहुत ही बड़ा लग रहा है कि राधिका ने 25 लाख में एक कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई, पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत है। अब इसको क्या करेंगे? अब सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका क्या है बेटा? कि एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या है कि -x - y। ये -x - y क्यों मैं लिख रही हूँ? क्योंकि देखिए 10% भी गिरा और 12% में भी गिरावट आई है, यानी जब गिरावट आएगी तो दोनों माइनस लिखेंगे। तो -x - y प्लस x गुणा के y और बटा 100। इसी फॉर्मूले पे हम लोग ये सवाल रख देंगे। बस अभी मुश्किल से 2 से 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अब x बराबर कितना है बेटा? 10। तो x की जगह हम लोग लिख देंगे -10 और y की जगह लिख देंगे ये 12% की गिरावट -12 प्लस x का मान x है 10 है गुणा y का मान 12 है बटा 100। अब देखिए ये 1 0 से 1 0 कट गया और ये -10 -12 दोनों माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, हो जाएगा -22
प्लस 12/10 आया, तो 12/10 कितना हो जाएगा 1.2। अब -22 है और प्लस 1.2 है, यानी ये -22 जो है ये माइनस में है और 1.2 प्लस में है, तो ये घट जाएगा। घटेगा तो कितना आएगा बेटा, घटेगा तो ये आएगा 20.8%, लेकिन ये माइनस में आएगा क्योंकि 22 जो है माइनस में है, तो ये माइनस में आएगा, -20.8। माइनस आने का मतलब क्या हुआ बेटा कि जब संख्या माइनस में आए तो यह घटने को बताएगा। यानी ये पूछा है ना कि संपूर्ण घटने का प्रतिशत, तो जब माइनस में संख्या आएगी तो ये घटने को बताएगा और अगर प्लस में आएगी तो वृद्धि को बताएगा। तो 20.8% ये घटने का प्रतिशत आया है। तो 20.8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 28 पर चलते हैं। 28 क्या कह रहा है बेटा, 28 कह रहा है कि मानव दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि जहाँ दक्षिण पूर्व दिशा है वहाँ उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए, तब पश्चिम दिशा किधर जाएगी। सबसे पहले हम दिशा बनाते हैं। ये देखिए यही तो हमारी दिशा होती है, ये दिशा होता है, ये होता है बेटा पूर्व, ये होता है उत्तर, ये होता है पश्चिम और ये होता है दक्षिण। यही तो हमारी मेन दिशा होती है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिनी तरफ पूर्व और बाएं तरफ पश्चिम। अब प्रश्न कह रहा है कि दिशा को इस प्रकार घुमाया जाए कि जहाँ दक्षिण पूर्व दिशा है वहाँ क्या आ जाए, वहाँ उत्तर। तो दक्षिण पूर्व यानी यहाँ है, तो दक्षिण पूर्व की जगह क्या आ जाएगा, उत्तर दिशा आ जाए, यानी यहाँ आ गया उत्तर। अब उत्तर की यहाँ देखिए, उत्तर के ठीक सामने दक्षिण है, तो जब उत्तर यहाँ आ गया तो उत्तर के ठीक सामने क्या हो जाएगा बेटा, दक्षिण। और यहाँ देखिए, यहाँ उत्तर के दाहिने साइड ये पूर्व था, तो यानी ये उत्तर के दाहिने साइड पूर्व है, तो उत्तर के ठीक दाहिने साइड यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। उत्तर के यहाँ देखिए दाहिने साइड में पूर्व है, तो उत्तर के दाहिने पूर्व हो जाएगा और पूर्व के ठीक सामने कौन सा हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो अब हमसे पूछ रहा है कि पश्चिम दिशा किधर जाएगी, यानी पश्चिम ही पूछा है, तो यही तो हमारी पश्चिम है। तो पश्चिम कहाँ आई, उत्तर और पूर्व के बीच में, यानी उत्तर पूर्व के बीच पश्चिम आई, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29। 29 क्या कह रहा है, 29 कह रहा है बेटा कि यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से बढ़कर 8 पाई कर दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्त की परिधि निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त की प्रारंभिक परिधि निकालते हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है, 2 पाई r। तो वृत्त की परिधि जब हम लोग पहली वाली परिधि यानी जो प्रारंभिक परिधि है उसको निकालेंगे तो 2 पाई r बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई। 4 पाई कैसे आया, हमें दिया है प्रश्न में कि वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है, यानी प्रारंभिक में जो वृत्त की परिधि थी वह 4 पाई थी। तो वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है, तो प्रारंभ में 4 पाई है, तो 2 पाई r बराबर हो गया 4 पाई। तो 2 पाई से ये 4 पाई कटा, बचा कितना, 2, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब r बराबर जब 2 आ गया तो हम लोग जो प्रारंभिक वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। प्रारंभिक वृत्त की परिधि ये वाली थी, अब प्रारंभिक वृत्त की परिधि से हम लोग प्रारंभिक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा, पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है, पाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमसे यहाँ देखिए गुना पूछा है, कितना गुना है। तो अब पाई r की जगह कितना रख देंगे, r की वैल्यू कितनी आई है, 2, यानी हो जाएगा r की जगह 2 का स्क्वायर। तो 2 दूना के 4, वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 4 पाई। पहले वृत्त की परिधि जो आई थी, प्रारंभिक वृत्त की परिधि, उसमें r की वैल्यू 2 आई और उससे हम लोग जब क्षेत्रफल निकाले तो प्रारंभिक वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया, 4 पाई।
अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो बढ़ी हुई वृत्त की परिधि है, ये प्रश्न में कहा था ना कि 4 पाई से 8 पाई कर दी जाए, तो अब हम बढ़ी हुई वृत्त की परिधि निकालेंगे। तो वृत्त की परिधि बराबर होती है 2 पाई आर, तो हम लोग यहाँ 2 पाई आर न रख के 2 पाई R1 रख दे रहे हैं। R1 क्यों रख रही हूँ, क्योंकि इससे पता चलेगा कि ये हमारी बढ़ी हुई वृत्त है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है बेटा, बढ़ाकर हमने कितना कर दिया था 8 पाई। अब क्या करेंगे, ये पाई से पाई कटा और ये 2 चौके 8, यानी R1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब जब R1 की वैल्यू 4 आ गई तो अब हम लोग बढ़ी हुई वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। जो बढ़ी हुई वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर 1 स्क्वायर हम लोग करेंगे। पाई आर 1 स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि R1 इसलिए कर रहे हैं, इससे पता चले कि ये हमारी दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल है, यानी बढ़ाने के बाद। तो अब क्या करेंगे बेटा, ये हो गया पाई गुणा R1 की वैल्यू आई है 4, तो 4 का वर्ग करेंगे। अब देखिए 4 का वर्ग यानी 4 गुणा 4, तो ये हम लोग 4 गुणा 4 पाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 का वर्ग 4 गुणा 4 लिख सकते हैं, तो 4 गुणा 4 पाई। अब देखिए ध्यान दीजिए, पहली वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जब निकाले, यानी जब प्रारंभिक वृत्त, जो प्रारंभ में वृत्त था उसका क्षेत्रफल हम लोग निकाले तो कितना आया 4 पाई। और जब वृत्त को 8 पाई बढ़ा दिए, 4 पाई से 8 पाई कर दिए, उसके बाद जब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाले तो कितना आया 4 गुणा 4 पाई। ये 4 पाई तो पहले वृत्त से निकला ही था, पहले वृत्त से 4 पाई निकला था, दूसरे वृत्त में भी 4 पाई निकला, लेकिन ये गुणा 4 जो है यही हमारा एक्स्ट्रा आ गया। तो पहले वृत्त जो 4 गुणा 4 पाई था पहले वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल इस 4 पाई से कितना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है। ये गुणा 4 है ना, तो यानी जो दूसरी वृत्त है उसका क्षेत्रफल कितना है, 4 गुना ज़्यादा है। तो 4 गुना किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। तो चलिए अब आखिरी प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 30 पर। 30 आज ये हम लोगों का आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न है बेटा, तो अब इसका जवाब आप लोग दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। 20 वर्ष का मतलब होता है कि प्रत्येक सदस्य जो हैं वो 20-20 मतलब उनकी आयु 20-20 वर्ष है। प्रश्न में आगे कह रहा है कि परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। परिवार का जो सबसे छोटा सदस्य है वो 10 वर्ष का है। जब वह छोटा सदस्य पैदा हुआ था तब परिवार की औसत आयु क्या थी। सबसे पहले हम लोग क्या कर ले रहे हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग अभी वर्तमान का निकाल रहे हैं। तो वर्तमान का जब निकालेंगे तो 5 सदस्य हैं, इनकी औसत आयु कितनी है 20 वर्ष। तो वर्तमान में हम लोग कुल आयु जब निकालेंगे, ये हो गया कुल आयु बराबर 20 वर्ष है, तो 20 वर्ष गुणा 5 सदस्य हैं, तो 20 पंचे 100। वर्तमान में कुल आयु कितनी हो गई 20 गुणा के 5 यानी 100 वर्ष हो गई। अब 10 वर्ष पूर्व की हम लोग औसत आयु निकालते हैं। तो जब 10 वर्ष पूर्व की औसत आयु निकालेंगे, यानी ये हो गया 10 वर्ष पूर्व की आयु, औसत आयु। तो 10 वर्ष पूर्व की औसत आयु क्या हो जाएगी बेटा, ये सदस्य तो 5 हैं ही, अब पाँचों की उम्र में हम लोग 10-10 साल कम कर देंगे। 10 वर्ष पहले की आयु जब निकालेंगे तो सबकी उम्र में 10-10 साल कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 10 वर्ष पहले सब लोग 10-10 साल छोटे हो जाएंगे, तो 5 गुणा हम लोग 10 कर देंगे। 10 क्यों किए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सबकी उम्र 10-10 साल घट जाएगी जब 10 वर्ष पूर्व की निकालेंगे। तो 10 का गुणा 5 में करेंगे तो आ जाएगा 50 वर्ष। अब क्या करेंगे, अब शेष आयु कैसे निकालेंगे, जो शेष है उसको कैसे निकालेंगे। अब देखिए 10 वर्ष पूर्व पूछा है हमसे कि जब छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु। जब छोटा, जो सबसे छोटा सदस्य है वह 10 वर्ष का है, तो जब वह पैदा हुआ तो 10 वर्ष पूर्व का ही तो पूछ रहा है। जब छोटा सदस्य पैदा हुआ तब का पूछ रहा है, तो 10 वर्ष पूर्व की जो औसत आयु है वो कितनी आई है हमारी 50 वर्ष।
तो 50 वर्ष, अब बटे में कितना लिखेंगे बेटा, सदस्य कितने हैं। अब सदस्य यहाँ बताइए आप लोग मुझे कि सदस्य मैं 5 लिखूँ या 4 लिखूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए कि सदस्य यहाँ हर में 5 आएगा कि 4 आएगा। तो देखिए बेटा, सदस्य यहाँ 4 आएगा। अब 4 कैसे आएगा, अभी आप लोग कहेंगे कि सदस्य तो मैम 5 दिया है, तो आप 4 कैसे बता रही हैं। ध्यान देना बेटा कि देखिए, अगर हमसे कुल आयु यानी वर्तमान का पूछता, यानी वर्तमान में अगर पूछता, तो हम लोग 100 में 5 से भाग करते, यानी 100 वर्ष जब हम लोग लेते तो ये 5 सदस्य लेते। अब 10 वर्ष पूर्व का जब ले रहे हैं तो 50 ले रहे हैं, 10 वर्ष पूर्व की आयु 50 तो लेंगे, लेकिन सदस्य 5 ना लेकर 4 लेंगे। सदस्य तो हमारे पास 5 ही हैं, लेकिन उम्र जो है जब 10 वर्ष पूर्व की लेंगे तो जो ये सबसे छोटा सदस्य है जो 10 वर्ष का है, ये इसको जब हम 10 साल माइनस कर देंगे तो इसकी उम्र तो 0 वर्ष हो जाएगी ना। ये जब 10 वर्ष का अभी है तो 10 वर्ष जब इसकी उम्र से हम लोग 10 वर्ष पीछे ले जाएंगे तो इसकी उम्र 0 वर्ष हो जाएगी। यानी ये सदस्य तो रहेगा लेकिन इसकी उम्र 0 वर्ष है, तो इसलिए हम लोग 4 से भाग देंगे, 5 सदस्य से भाग नहीं देंगे। तो जब 4 से भाग करेंगे तो ये 4 एक नम 4 और 10 हो गया, 4 दूना के 8, 2 से इसफल बचा, 2 ऊपर रखेंगे, नीचे 4, यानी 2 एक नम 2, 2 दूना के 4, ये हो गया 12 सही 1/2। अब 12 सही 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 12 वर्ष लिखेंगे। 12 पूरा है तो 12 वर्ष लिखेंगे, और 1/2 का मतलब होता है बेटा आधा। आधा वर्ष का मतलब होता है कितना, 6 महीना। 12, एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो आधे वर्ष में कितना हो जाएगा, 6 महीना। तो आंसर हम लोगों का कितना आ गया, 12 वर्ष 6 महीना, यानी कि ऑप्शन सी हम लोगों का जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा, आज हम लोग अपने क्लास को यहीं विराम देते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 2013 के प्रश्न आपको कैसे लगे, प्रश्न में कुछ जान थी या फिर हल्के प्रश्न थे, कैसी लगी क्लास बेटा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।